हिंदी साहित्य में आज सुनिए युवा एवं प्रतिभाशाली कथाकार विजय श्री तनवीर की लिखी हुई कहानी खजुराहो। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज फिर एक भावभीना खत अनिकेत के नाम था। खजुराहो के पिक्चर पोस्ट कार्ड पर किसी ने बहुत ही सधे हुए सुथरे शब्दों में लिखा था, अनिकेत, आपका खजुराहो अद्भुत है। पढ़कर अपने आप को पा गई। मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई कि मुझे आपसे प्रेम है, मगर खेद है कि मानसी की तरह आपसे प्रेम नहीं कर सकती। मेरे मन के खजुराहो में आप हमेशा रहते हैं। आपके खजुराहो की मानसी। बीच की इस इबारत को लिखकर कुछ इस तरह काटा गया कि काटे हुए को ही सबसे पहले पढ़ा जाए। लिखने वाली ने अपना नाम नहीं लिखा था। पीछे जबलपुर का कोई पता था और उसके नीचे ईमेल का पता। सुनैना फिर अव्यवस्थित हो चली थी। कई रोज से शांत पड़े मन के रेगिस्तान में फिर संशयों के बवंडर उठने लगे थे। फिर एक असुरक्षा, जद्दोजहद, कुंठा। उफ, एब्सर्ड, वो खुद से बड़बड़ाई। ये वाहियात औरतें जाने कैसे किसी भी खांचे में अपने आप को फिट कर लेती हैं, कैसे किसी किस्से कहानी में खुद को ढूंढ लेती हैं, कैसे कोई कविता कहानी उन्हें अपनी जान पड़ती है। दूसरों के मर्म को किस कदर छलते हैं अनिकेत। छद्म और भ्रम का कैसा जाल बुनते हैं कि फेंकते ही फंतासियों के समंदर में तैरती सुनहरी मछलियाँ फंसकर छटपटाने लगती हैं। भला कभी कोई जान भी पाएगा कि ये शब्दों का जादूगर अपनी असल ज़िंदगी में कितना क्रूर, कितना निर्मम, कितना खुदगर्ज है। आधी रात जिस समय उनके आत्मीय स्पर्श के लिए उसका शरीर और मन करवटें बदलते हैं, वे बड़े यत्नों के साथ बेफिक्र अपनी कल्पनाओं में कोई सुगंधा, अनामिका या मानसी गढ़ रहे होते हैं। अपने किरदारों की कृत्रिम संवेदनाओं को गहरे छू जाने वाले किसी किस्से में उतार रहे होते हैं। अपनी खुद की पत्नी की संवेदनाओं और चाहनाओं से नितांत बेखबर। और दंभ दुनिया भर की औरतों को जान लेने का। अपने काल्पनिक पात्रों की अनुभूतियों को महसूसते हुए उनकी खुद की अनुभूतियाँ भूतर हो चली हैं। अगर वो अनिकेत की पत्नी ना होती तो शायद इन्हीं मूर्ख औरतों में से ही एक होती। किंचित आक्रोश से ही उसने खत को चिंदी चिंदी कर रद्दी की टोकरी में उछाल दिया। बहुत सारे छोटे टुकड़े पंखे की हवा से छितराकर आशंकाओं और अवसाद की तरह उसके गिर्द बिखर गए। आलीशान सुसज्जित लिविंग रूम में भाएं भाएं करता अकेलापन धीरे धीरे उसके अंदर विस्तार ले रहा था। वो सोचने लगी, अपनी जड़ों को भीतर गहरे और दूर तक फैलाकर कोई दरख्त अपनी जगह खड़ा रहता है। जड़ें कहाँ तक फैली हैं, दरख्त को भी क्या इसकी खबर होती होगी? उसकी शाखाएं कितनी चिड़ियों का बसेरा होती हैं, इससे उसे कोई प्रयोजन होता होगा? अनिकेत शायद एक दरख्त ही है। आते जाते कोई उनकी छांव में ठहर जाता होगा। इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? यूं बेचैनियाँ और उदासी बांटना उनके लिए खेल है, महज एक शगल। उसे लगता है किससे कहानियाँ लिखना एक छल और छद्म है। अनिकेत इसके सिवा कुछ और भी कर सकते थे और कुछ पर कदाचित उसे ऐतराज़ न होता। उसके अंदर गीली लकड़ी की तरह कुछ सुलगने लगा था। आज फिर वो उनके और अपने दरमियान एक द्वंद्व निश्चित कर चुकी थी। वो सोचों के भंवर में थी कि एकाएक फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो। लाइन पर काफ़ी शोर के बावजूद वो अनिकेत की आवाज़ की सुरक्षित और परिचित नरमाई को साफ पहचान पाती है। हाँ नैना, 7 बजे तैयार रहना, याद है ना? उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे कि वे बहुत जल्दी में हों। नहीं याद। एक कतिपय तल्खी उसके लहजे में खुद ब खुद उतर आई। अरे कैसी भुलक्कड़ हो, रात बताया तो था। मेरा जाना ज़रूरी है? हाँ भाई, ऐसे जलसों में बीवी के बिना समझा करो। उसका मन कसैला सा हो उठा। क्या पत्नी उनके लिए सचमुच इतने मान की चीज़ है? इस बार उसके स्वर में विद्रोह स्पष्ट छलक उठा था। मन नहीं है, आप अकेले हो आओ। फिर अपने मन के आलसपन के संदर्भ में पिछले तमाम युद्धों को सोचकर वो किंचित घबरा उठी कि अब अनिकेत कहेंगे, तुम अपने मन का कुछ करती क्यों नहीं? साल के 11.5 महीने बेचारा खराब ही रहता है। हलो हलो, अब तुम्हारे मन को क्या हुआ?
तबीयत तो ठीक है ना? अनिकेत ने अपेक्षाकृत तेज आवाज़ में कहा। कुलबुलाती जिज्ञासा में चिंता या झल्लाहट जैसा कुछ था शायद। वो सिमट गई। कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सा। वे उसकी बात पूरी सुने बिना ही उकताए हुए से बोले, अच्छा फिर ड्राइवर भेज दूंगा, ठीक 7 बजे, याद से, बाय। वो चुप रही। दरअसल उसकी चुप्पी विरोध प्रकट करने का एक बेहद आलसी और लचर तरीका है, और शायद बहुत हद तक नाकारगर भी, क्योंकि बिना हाँ ना सुने अनिकेत फ़ोन रख चुके थे। 5 बजने को थे। सहसा शाम की पार्टी में कपड़ों के चयन को लेकर वो कुछ उत्सुक हुई। अनिकेत को नीला रंग पसंद है। उसने अपना बोझिल मन ड्रेसिंग टेबल पर पटक दिया। पार्टी एक भव्य बंगले के बड़े से लॉन में थी। बंगले की चारदीवारी बोगनवेलिया की बाड़ से घिरी थी। उसके आगे हैज की छोटी फेंस, जिस पर जलते बुझते बल्ब समा बांध रहे थे। गमलों में पिटूनिया, पैंजी, गुलाब और बहुत तरह के फूल खिले थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा अपेक्षित था। पार्टी खासी बड़ी और औपचारिक लगती थी। शुक्र है सुनैना को थोड़ी राहत मिली। आजकल औपचारिक होना ही उसे ज़्यादा सहज लगता है, वरना तो वही बातों का सूत्र तलाशने की विकट उलझने, नए लोगों से बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर बेतकल्लुफ़ी से गले लग जाना, बेबाकी से आलिंगन में ले लेना, गाल से गाल सटाकर हवा में चुंबन उछाल देना और ऐसा दिखावा करना कि अमुक व्यक्ति को सामने पाकर उसकी खुशी का पारावार नहीं। सब कितना मुश्किल है। क्या वो अंतर्मुखी होने लगी है या वो भद्र लोगों से मिलने के तौर तरीके भूल गई है? हटती जुटती भीड़ में तमाम तरह के लोग थे। लेखक, प्रकाशक, संपादक, आलोचक, नेता, अभिनेता, पत्रकार, फिल्मकार, सबके सब अधिक से अधिक निगाहों में अपनी हाजिरी दर्ज कराने को तत्पर। शोरगुल के बीच दबी आवाज़ में कोई गज़ल बज रही थी। उसे लगा जैसे कोई गला भींच कर रो रहा है। वो अनिकेत के साथ खाली और बिल्कुल फालतू सी खड़ी सोच रही थी कि लेखक और दार्शनिक ऐसी महान और ज्ञान भरी बातें करते हैं जिन्हें वे खुद भी नहीं समझ पाते। अंट बंट जो जी में आए कहते और लिखते हैं। पैदा हुआ आदमी पैदा नहीं हुआ, मरा हुआ आदमी मरा नहीं। प्रेम सिर्फ सम्मोहन है और दुख सचमुच कुछ होता ही नहीं। हवा के दरवाज़ों पर दस्तकें और दरख्तों से गुफ्तगू, लहरों का राग और सन्नाटों का संगीत, ये कैसी गुफ्त भरी बातें हैं जिनका कोई सार नहीं। उसे खोखले शब्दों की भूल भुलैया में भटक जाना अच्छा नहीं लगता। किसी बात को शब्दों का भारी भरकम गिलाफ पहनाने के बजाय सरलता से ही क्यों न कह दिया जाए। यकायक ही अनिकेत पर खुशामदों के चौतरफा प्रहार होने लगे। वो सहम कर एक ओर से मट गई। अरे प्रोफेसर साहब, कहाँ छिपे थे आप? तो वो क्या नाम है, ईद का चांद हो गए। आखिर आप जैसों की वजह से ही तो ये सारे जश्न हैं। आपने तो जी सबकी छुट्टी कर दी। अजी आजकल तो जहाँ देखो बस खजुराहो की धूम है, पद्मश्री पक्की समझो। अब की क्या देंगे फिलोसफर साहब? अनिकेत अपनी शालीन और दिलकश मुस्कुराहटों से सबका स्वागत कर रहे थे। एक बहुत भड़कीले कपड़ों वाली औरत ने उन्हें गले लगाया और हद दर्जे की ढिठाई के साथ उनका हाथ दबाकर कहा, जादूगर। कभी कभी उसे लगता है खुशामदें, तारीफ़ें उन्हें लुभा नहीं पाती। वे इन सब के अभ्यस्त हो गए हैं। उसने उमड़ती हुई उबासी को जबरन जबड़ों में भींचकर कनखियों से उन्हें ताका। ऑटोग्राफ बुक पर हस्ताक्षर करते हुए अनिकेत एकदम सहज, संयत और संतुलित थे। कुछ लोग कितनी आसानी से सब कुछ निभा लेते हैं। अनिकेत के पास उससे अतिरिक्त बहुत गुण हैं, मगर वो अतिरिक्त गुण जाने उसमें क्यों नहीं। वो पता नहीं यहाँ किस लिए चली आई। इतनी अनुपस्थित उपस्थिति, अगर ना भी आती तो अनिकेत को क्या फ़र्क पड़ने वाला था। झक सफ़ेद कमीज़ पर सुर्ख टाई लगाए बैरे ड्रिंक्स परोसते हुए घूम रहे थे। ज़्यादातर हाथों में शराब के गिलास थे। अनिकेत पार्टी में 2 पैग से ज़्यादा नहीं लेते। उसने उन्हें कभी बहकते नहीं देखा। तभी पीछे से सिल्क के कुर्ते वाले एक देखे भाले आदमी ने बड़ी गर्मजोशी से अनिकेत की कोली भर ली। अनिकेत भी उससे मिलकर उत्साहित लग रहे थे। कुर्ते वाले आदमी ने आवाज़ देकर बैरे को कोई निर्देश दिया। अनिकेत कह रहे थे, बस भाई, अपना कोटा तो पूरा हो गया। 1 पैग पुरानी यारी के नाम ही सही स्कॉलर। उसने बड़े इसरार से अनिकेत को गिलास थमाकर कहा। बिहेव लाइक ए राइटर। कलाकारों को ऐब करना सूट करता है। वो अचकचाकर उसे देखने लगी।
इस बात का भी भला कोई मतलब हुआ? कलाकार ना हुआ छुट्टा सांड हो गया। जाने कैसा बेहुदा आदमी है, ऐब करने का परमिट बांट रहा है। नमस्कार भाभी जी, कैसे मुरझा रही हैं? वो संदिग्ध निगाहों से उसे देखकर मुस्कुराया। सुनैना सोचने लगी, इस अजीब से आदमी ने उसे खिले हुए कब देख लिया। मुझे आपका नाम याद नहीं। उसने अनमने ढंग से हाथ जोड़ दिए और वहां से निकल जाने की सोचने लगी। जाने दीजिए, नाम में क्या धरा है, सूरत तो याद है ना। वो खिसियाना सा हंसकर बोला। क्या अनिकेत यार, तुम भी बस हर वक्त कागज कलम, जलसे गोष्ठी, कुछ मौज मस्ती करो ना हो तो भाभी जी को खजुराहो ही घुमा दो। इस भौंडी सहानुभूति के समर्थन में अनिकेत का ठठाकर हंसना उसे बड़ा लिजलिजा लगा था। वो सिकुड़ सी गई। पार्टी अपने चरम पर थी। सब तरफ खुशामदें, फलसफे, ठहाके और रबड़ सी खिंचती बहसें। मुद्दों पर मुद्दे उछल रहे थे, जैसे वो किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में चली आई है। जो बातें बहस तलब नहीं, उन पर भी बहस। भीड़ की एक लहर सी आई और अनिकेत को अपने साथ बहा ले गई। अब वो अकेली थी, अपने कमरे के एकांत से कहीं ज़्यादा अकेली। उसकी आंखें तत्परता से किसी सुरक्षित कोने को तलाशने लगीं। वो टहलते हुए लॉन के बीचों बीच बने फाउंटेन पूल पर पहुंच गई। वृत्ताकार फव्वारे के ठीक बीच में एक अर्धनग्न औरत की प्रतिमा थी, जिसके घड़े से पानी की मोटी और तेज धार लगातार गिर रही थी। वो पानी में छोटे छोटे ढेरों दायरे बनाती हुई रंगीन रोशनियों को देखने लगी। उसका मन हुआ अपनी ऊंची सैंडलों को कोने में उछाल दे और अपनी नीली रेशमी साड़ी को पिंडलियों के ऊपर तक चढ़ाकर हौज में उतर जाए। पार्टी की चकाचौंध से मुक्त ये जगह उसे अच्छी लगी। लॉन में मुलायम हरी धूप का गलीचा सा बिछा था। उसका जी हो रहा था वो इस नरम धूप पर नंगे पांव चलती रहे और जब थक जाए तो चित्त लेट जाए। वो हवा से झूमते मोरपंखी की पत्तियों को छेड़ने लगी। हेलो सुनैना जी। वो अपना नाम सुनकर चौंक गई। उसने पलट कर देखा तो आप हैं सर की इंस्पिरेशन। एक खिलखिलाती सी खूबसूरत लड़की बरबसी उसके नज़दीक आकर खड़ी हुई थी। मैं भी तो कहूँ, कोई ऐसे कैसे लिख देगा मानसी को। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। कानों में जैसे जल तरंग बज उठी हो। वो पंखे की हवा के जोर से फड़फड़ाते लापरवाह नीले दुपट्टे को समेटकर हंसने लगी, अपने 20-21 साल के बिंदास खिलंदड़पन से भरी सी। जाने क्यों वो झेपने लगी थी। वो कहना चाहती थी, मगर अनिकेत की सफलता के पीछे कोई एक औरत नहीं। सुबह चिंदी चिंदी करके उड़ाया वो खत उसे फिर याद आ गया। वो अप्रतिभ हो उठी। एक बार की उसने कतरा कर वहाँ से निकल जाना चाहा, किंतु लड़की उसी तन्मयता से बोल रही थी, बिना विराम लिए, बेझिझक। वो कुछ देर पहले ही मिली थी और कैसे तपाक से बातें कर रही थी। फिर उसने बड़ी आत्मीयता से उसके दोनों हाथों को अपने गुलाबी हथेलियों में थाम लिया। ओह खजुराहो, कितनी बार पढ़ा मैंने, हर बार नया। रियली क्या लिखते हैं अनिकेत सर। दूर खड़े अनिकेत को उसने यूं देखा मानो अपनी श्रद्धा के कोमल पंखों से उन्हें छू लेना चाहती हो। यकीन नहीं होता औरत के मन को कोई पुरुष इतनी कुशलता से पकड़ सकता है। वो अनमनी सी हो उठी। काश इतने ही विश्वास से वो भी ऐसा कह पाती। लड़की ने अदब से पूछा, आप कॉफ़ी लेंगी? हाँ हाँ ज़रूर। वो शायद वहाँ उपस्थित नहीं थी। एक्चुअली सर को तो चाय की आदत है ना, मैंने सोचा कहीं आप भी। एक साथ बहुत सारा कुछ घुमड़ के उसके अंदर उठा था, मगर क्या वो खुद भी नहीं पहचान पाई। जलसे की असहनीय घुटन से बाहर मुक्त हवा में उसने खुलकर एक लंबी सांस ली। हालांकि हवा में न ठंडक थी न तपिश, मगर ताजगी जरूर थी। एक थकी सी आरामदेह सीट पर लगभग ढह गई। अनिकेत कमीज़ की आस्तीनें कोहनियों पर चढ़ाकर अपनी हमेशा की मुस्तैद एकाग्रता से गाड़ी चला रहे थे। बहुत थक गई ना? उन्होंने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उनकी आवाज़ में सुरूर का मामूली सा भारीपन था। कितना अच्छा होता अगर वे नशे में धुत होकर अपने हवास खो बैठते। उस बहक में वो उनसे अपने मन की सब बात कहती, अपने मन की दुर्बलताओं की इकबालियाँ बयान करती। वरना तो जब वो अपने मन की बातें उनसे करती है तो वे आधी अधूरी बात सुनकर उकताए से खड़े हो जाते हैं। ये सोचकर उसने रूखेपन से अपना हाथ खींच लिया, किंतु फिर वो अपने व्यवहार की रुखाई से शर्मिंदा होकर तुरंत ही कोमल लहजे में बोली,
थकी तो नहीं, मगर सब कुछ कितना उबाऊ था, है ना? हमेशा ही होता है, पर यह सब निपटाना भी ज़रूरी है। वे धीरे धीरे उसके साझे के दायरे में सिमट रहे थे। वो सोचने लगी, कायदे से देखा जाए तो अनिकेत में कहानियाँ लिखने के सिवा और कोई ऐसा ऐब नहीं जिस पर वो हमेशा तन्हाई रहे। हाथ छूट जाने पर भी उनके हाथ का नरम स्पर्श पीछे रह गया था। उस शेष स्पर्श को सोचना उसे भला लग रहा था। क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आए? वो धीरे धीरे घुल रही थी। ये अच्छा ख्याल है, मगर क्या आपके पास समय है? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए हमेशा है। मैंने तुम्हें ना कब कहा? वो कोई गीत गुनगुनाते हुए बोले। अच्छा बताओ, कहाँ चलना है? उसने बिना विलंब कहा, खजुराहो। अनिकेत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वे दोनों हंस पड़े। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी जरा धचकियाँ खाती बढ़ रही थी। धक्के धचकियों के चलते वो उनके कुछ और करीब सरक आई। टेल्कम पाउडर और उनकी अपनी मिली जुली गंध, इतनी परिचित जितनी उसकी खुद अपनी गंध। वो आंख मूंद कर जब चाहे उनकी इस गंध को महसूस कर सकती है। उसने एक भरपूर सांस ली और जिस्म को शिथिल छोड़ दिया। कितना अच्छा होता अगर उसका मन भी इस समय इतना ही उदार होता जितना उसका जिस्म। उसने उदार मन से जानना चाहा, आप इतनों के चहेते हैं और मैं एक आम सी औरत, आपको कभी इस बात पर शिकायत नहीं होती? अनिकेत ने उसकी तरफ प्रेम से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम आम औरत हो मुझे तो नहीं लगता, और हो भी तो शिकायत क्यों? आम लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग होते हैं, इसलिए गिनती में सबसे ज़्यादा। उसे अनिकेत की ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। उसके अंदर जो एक हीनता थी वो तिरोहित होने लगी थी। अच्छा, विशाखा कैसी लगी तुम्हें? अनिकेत पूछ रहे थे। विशाखा? उसने अपने को सतर्क होते पाया। वो नीले कपड़ों में सुंदर चुलबुली सी। ओ हाँ, अच्छी थी। ढीले पड़े पेशी तंतु पुनः ऐड गए। आर्ट डायरेक्टर है, वे रहस्य भरे अंदाज से बोले। गैंग रेप विक्टिम, और जिंदा दिली देखो उसकी। दूसरी कोई होती तो? वे एक पल को चुप होकर बोले। देखकर ताज्जुब होता है, हाउ मच प्रेजेंटेबल एंड बैलेंस्ड। एवरीवन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग फ्रॉम दैट गर्ल। ये उसकी मुर्दा दिली को लेकर उनकी शिकायत थी, या विशाखा के खिलंदड़ेपन में पनपता उनका एस्थेटिक सेंस, या फिर वही डरावनी आशंकाएं? वो कयास लगाती है उनकी अगली किरदार, अगली कहानी शायद वही हो। वो उनकी बातों के संदर्भ और मंतव्य ढूंढने लगी। उसने जाने क्यों कसकर अपनी आंखें मूंद ली। फिर एक लंबी नश्तर सी चुप्पी। अनिकेत चुपचाप गाड़ी चलाते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। रेड लाइट पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी, इसलिए उसे बड़े शहर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। गाड़ी के एसी की ठंडक सीधे आंखों पर पड़ रही थी। उसे अपना सिर भारी होता महसूस हुआ। वो जल्दी से घर पहुंचकर शावर लेना चाहती थी। हाथ में कासा लिए एक फटेहाल औरत शीशे पर दस्तक देती हुई भीतर झांक रही थी। उसने शीशा गिराकर 5 रुपए का एक सिक्का भिखारिन के कासे में उछाल दिया। जाने कहाँ से कई और वैसी औरतें शीशे पर आ चिपटी। उसने खिसियाई नज़र से अनिकेत को देखा और पुनः शीशा चढ़ा दिया। अनिकेत हंस रहे थे। उसे बड़ी चिढ़ हुई। आपको हंसी क्यों सूझ रही है? तुम्हारी इस छिछली दया और उदारता को सोचकर। ये कितनी बेमानी है। अनिकेत फिर हंसने लगे। उसे बुरा लगा। उसकी हर बात बेमानी है। इस आत्ममुग्ध आदमी से उसे बात भी क्यों करनी चाहिए? अनिकेत ने आदतन सिगरेट सुलगा ली। उनका यूँ सिगरेट फूंकना उसे कतई पसंद नहीं, लेकिन इस खुदगर्ज आदमी को उसकी पसंद नापसंद का ख्याल ही कब है? वो गुस्साई सी डैशबोर्ड पर रखे म्यूजिकल लाइटर को खामख्वाह ही जलाने बुझाने लगी। अनिकेत ने एक लंबा कश खींचा और धुआं उगल दिया। बंद गाड़ी में उगला हुआ धुआं उसके अंदर धसक उठा। उसे जोरदार खांसी और उबकाई आने लगी। खांसते खांसते आंख मुंह सब लाल हो आए। घबरा कर अनिकेत ने तेजी से गाड़ी के शीशे गिरा दिए। तुम भी ना, कभी कहा नहीं सिगरेट से तुम्हें इतनी दिक्कत होती है? उसका स्वर माफ़ी मांगता हुआ सा था। कहा होता तो छोड़ देते। मैडम, आपका कहा सब मंजूर, कहकर तो देखो। अच्छा, तो फिर कहानियाँ लिखना छोड़ दो। क्या? क्षण भर को उनकी भौं पर आ बैठी हैरानगी और आक्रोश लाड़ भरी मस्खरी में बदल गया। वे उसकी पीठ पर एक नरम धौल जमाकर हंस पड़े। धत पागल लड़की।
जानबूझकर या बेख्याली में आज युद्ध की हर संभावना को बुझा रहे थे। दिन भर की तलखी अब उसके दरमियान शयन कक्ष में भी व्याप्त थी। अनिकेत ताज़ा तरीन होकर सिर्फ तौलिया बांधकर मेज पर आ जमे थे। अब कम से कम घंटा भर वे लैपटॉप में उलझे रहेंगे और सोने से पहले अपनी डायरी के पन्ने पर कुछ अजीब सी बातें लिखेंगे जो किसी आम डायरी की तरह बिल्कुल नहीं होगी। खूब माथापच्ची करके भी उसके पल्ले कुछ ना पड़ेगा। उनके लिए सुबह की सैर, खाना, लिखना, सोना, जागना सब एक रूटीन की तरह है। वो रिक्त सी सामने फैले पलंग के समूचे विस्तार को घूरने लगी। आखिर क्यों चाहिए उसे ये स्वार्थी और क्रूर आदमी? वो इस घुटन से कहीं दूर चली जाना चाहती है। सोच रही हूँ कहीं हो आऊँ। अनिकेत नितांत व्यस्त भाव से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रहे थे। कहीं मतलब अपने घर? शायद। वो कातर हो उठी। यानी ये उसका घर नहीं? क्या करोगी जाकर? यहाँ भी क्या करती हूँ? खैर तुम्हारी मर्जी। कब जाना है? उसे किसी रूमानी मनुहार से लबरेज इनकार की अपेक्षा थी। वो बुझ गई। वो इतनी गैर जरूरी है? नहीं जाना। अनिकेत की आंखों में तृप्ति सा कुछ झलका था शायद। वे मुस्कुराकर मेज पर रखे कागजों को उलटने पलटने लगे। कार ही वो टीवी के रिमोट पर चैनल बदलती रही। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं जो मज़ेदार लगता। रात 12 के बाद ज़्यादातर जगह दुबले होने के आयासहीन तरीकों से भरे विज्ञापन आ रहे थे। वो टीवी बंद करके खिड़की पर जा खड़ी हुई। अनिकेत लैपटॉप पर आंखें जमाए हुए भी जैसे कमरे की एक एक हरकत से जुड़े थे। सोई नहीं? नींद नहीं आई। सचमुच ही गाड़ी में बैठे हुए जोड़ जोड़ में उमड़ती नींद न जाने कहाँ गायब थी। नींद क्यों नहीं आई? अनिकेत बिना देखे ही पूछ रहे थे। क्यों नहीं का क्या मतलब? आपको भी तो नहीं आई? अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से इंसोम्निया भी कोई संक्रमण है? अनिकेत ने हंसकर कहा। हाँ है, मगर ये आप नहीं समझेंगे। तो तुम ही समझा दो। वो चुप रही। क्या समझाए? समझाना उसे आता ही नहीं। अपने काम में कुछ देर और लिप्त रहने के लिए अनिकेत चाय की प्याली तैयार कर लाए थे। तुम लोगी? उसने ना में गर्दन हिला दी। वे चाय की चुस्कियों के साथ दोबारा अपने काम में जुट गए। वो अनिकेत की नंगी पीठ को घूरने लगी। उसे लगा उन्हें पीछे से पकड़कर वो उनकी पीठ पर अपना गाल टिका दे, अपने लंबे नाखूनों से खुरच कर उनकी पीठ पर अपना नाम लिख दे कि सावधान रहो लड़कियों, यहाँ प्रवेश निषेध है। ये आदमी और किसी के लिए नहीं है। उनकी पीठ को घूरते हुए वो सोच रही थी, बस रात भर के लिए वो अगर एक आदिम जंगली औरत हो जाए तो जाने कैसा लगेगा अनिकेत को। सकपका कर उसने उनकी पीठ से आंखें हटा लीं। अनिकेत ने पूछा, क्या सोच रही हो क्लियोपेट्रा? यही कि हम खजुराहो कब चलेंगे? बस 10 मिनट के बाद। अनिकेत ने शरारतन उसकी आंखों में झांका तो उसके भीतर कुछ बिदक गया। उसे सो जाना चाहिए। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे बॉक्स में से एक डॉक्सेपिन गिलास पर पानी के साथ निगल ली। अनिकेत कागज़ों का पुलिंदा दराज में सरका कर बिस्तर पर उसके नज़दीक पसर गए। वो छत को घूरती हुई लस्त पड़ी रही। नाइट बल्ब के नीलेपन को देख कर न जाने क्यों विशाखा का नीला दुपट्टा आंखों में फड़फड़ाने लगा था। क्या चीज़ों को घटनाओं के सही परिप्रेक्ष्य में देखने की उसकी क्षमता चुक गई है? नाराज़ हो? अनिकेत धीमे धीमे उसके बालों को सहला रहे थे। उसने तकिए में अपना मुंह गड़ा लिया। उनके इस तरह छूने से उसके मन की गांठें ढीली होने लगी थीं। सो गई? वो चुप पड़ी रही। इतनी रात गए उसे भला और क्या करना चाहिए? अनिकेत ने उसे बाँह पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लिया। वो काफ़ी स्पष्ट अनिच्छा से पलटी थी। क्यों सारा दिन इतना उल जलूल सोचती हो? तुम ताज़िंदगी ऐसी ही रहने वाली हो? यक्ष प्रश्न जिसका सामना वो अक्सर करती है। ऐसी मतलब? इतनी कॉम्प्लिकेटेड, हमेशा डरी हुई सी, इतने सारे डर लेकर तुम कैसे जी पाती हो? एक बात पूछूं? 10 पूछो। क्या आपको मुझसे प्रेम है? तुम्हें इस पर संदेह है? सवाल पर सवाल नहीं, हाँ या ना कहिए। उन्होंने उसे बाहों में भर लिया। हाँ, मगर किसी को छुए बिना प्रेम कैसे किया जाता है मैं नहीं जानता। उनकी सांसों का गर्म छपका उसकी गर्दन को छूने लगा था। वो जानती थी अब दिन भर की तलखी के बावजूद वे कैसे भी बहला कर उसे, और वो खुद न चाहते हुए भी शायद। उसके अंतस में तेजाब सा चलने लगा। उफ,
ये शातिर आदमी रोज़ कितनी खूबी से प्रयोग करता है उसे। वो चौकन्नी हो उठी। आज किसी ढब उसे ये पराजय स्वीकार नहीं। आनन फानन उनके हाथ को एक रौद्र झटके से फेंक कर उठ खड़ी हुई। डोंट, मैं आपकी कहानी की कोई किरदार नहीं कि आपके मन मुताबिक रहूं। आई डोंट मूव बाय योर थॉट्स एंड एक्शंस। पहली बार अपने शरीर के पक्ष में उसने इतना स्पष्ट विरोध किया था। इस उग्र प्रतिक्रिया के लिए अनिकेत कतई प्रस्तुत नहीं थे। अपमान के दंश से स्तब्ध, अवाक वे निर्जीव पड़े थे। तुमने आखिर मुझसे शादी क्यों की? कम अज कम इसलिए तो हरगिज नहीं। वो बेहद अभद्र कुछ कहना चाहती थी, किंतु अचानक जैसे किसी ने चौराहे पर उसके तमाम कपड़े खींच लिए हों। क्रोध से कांपते हुए अनिकेत शायद जीवन में पहली बार उस पर अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाए थे। उन्होंने उसे क्रुद्ध धक्के से बिस्तर पर पटक दिया। डैम इट, तुम जाहिल औरतों का एक कॉम्प्लेक्स, क्या समझती हो ये सब सिर्फ मेरी ज़रूरत है? डू यू थिंक आई कांट रीड योर रेशनेस? बोलते बोलते उनका चेहरा भभकने लगा था। वो सकते में थी। उसका समूचा वजूद थरथराने लगा। हे ईश्वर, वो तो आज तक अपने इसी हथियार को उठाए उनके खिलाफ। उसने खुद को अपने ही भीतर दुबकते पाया। अनिकेत तकिया और चादर उठाकर घृणा से बोले, और जान लो खजराहो, तुम जैसी मूर्ख और कमजर्फ औरतों के लिए बिल्कुल नहीं, समझी? उनकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। दरवाज़ा भड़ाक से चौखट पर मारकर उफनते हुए वे कमरे से बाहर हो गए। लकवा मारे किसी लोथ की तरह वो बिस्तर पर निस्पंद पड़ी थी। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर जी की लिखी हुई कहानी खजुराहो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।